वंदे मातरम सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं सांची त्यागी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जनता को साधने के लिए राजनीतिक दल जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, सपा की जन आक्रोश यात्रा, कांग्रेस की जय भारत महासंपर्क अभियान और बसपा के सम्मेलन। तो ऐसे में चुनावी माहौल गर्माता हुआ ही नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां भी एक्टिव होती नजर आ रही हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता अपने अपने इलाकों में दौरों पर निकल गए हैं। बीजेपी एक तरफ जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वहीं विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, समाजवादी पार्टी भाजपा हटाओ यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान को छेड़े हुए है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कांग्रेस 19 अगस्त से उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस नेता 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में 75 घंटे प्रवास पर रहेंगे। कांग्रेस ने 3 दिन में 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क का लक्ष्य बनाया है। वहीं बसपा भी जगह जगह सम्मेलन कर रही है। इसी पे आज की चर्चा की शुरुआत भी करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से पार्टियों को तैयार रहने की जरूरत है, एक दूसरे को टक्कर देने के लिए पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं, ये जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि पराशर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, प्रेम कुमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत आभार और शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया। रवि जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जब हम अब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं उनका जिक्र करते हैं तो वहां पर बहुत सा ऐसे समय आया है, बहुत से ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें लगातार समीकरण बढ़ते और बिगड़ते हुए नजर आए हैं। इस बार के समीकरण बहुत दिलचस्प हैं। सभी ने अपने अपने स्तर पर अभियान छेड़ दिए हैं। जाति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान में रखा गया है कि वोट दूसरी पार्टी के लिए कैसे काटे जाएं। आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, हर विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां जीतना चाहती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की साख सीधे सीधे दांव पर लगी रहती है। 5 साल के कामकाज का ब्यौरा लेकर वो जनता के पास जाती है। विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि सरकार ने अगर कोई ढील की है और अगर नहीं भी की है तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सके और वोटरों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सही काम नहीं किया, हम आएंगे तो हम सही काम करेंगे। और अब लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का जो मॉनसून सत्र अभी साइने डाई हुआ है दिल्ली में, और जिस अंदाज में हुआ है उसके बाद ये तय था कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और देखिए, जो 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें यकीनन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि वहाँ जो पार्टी अपना दबदबा कायम रखती है वो केंद्र की राह आसान करती है, ये हम सब जानते हैं। और आज़ादी के तत्काल बाद से जो पहले चुनाव 1952 में हुए थे उसके तत्काल बाद से ये देखने में आ रहा है। तो जाहिर है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरे प्रयास ये करेगी कि वो अपना प्रदर्शन दोहराए। लेकिन दूसरी पार्टियां भी अपने अपने रास्ते तलाशने में और अपना जनाधार बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी। तो ये जो कवायद चुनाव से 4-5-6 महीने पहले हुआ करती है, ये बड़ी औपचारिक सी कवायद बन के रह गई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी को या सत्तारूढ़ गठबंधनों की जो सरकार होती है राज्यों में, उनको थोड़ा सा फायदा इस रूप में जरूर मिलता है, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो 4.5 साल बहुत ज्यादा गतिविधियां चलाती नहीं है, उदासीन रहती हैं। और क्योंकि सरकारें जिन पार्टियों या गठबंधनों की चल रही होती हैं उनको तो बहुत सारी गतिविधियां चलानी पड़ती हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास के कार्यों के उद्घाटन हैं, दौरे हैं,
और इस बार तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमर कस के उत्तर प्रदेश के समर में, उत्तर प्रदेश के मैदान में इसलिए भी कूद रही है क्योंकि आम चुनाव भी, हालांकि अभी 3 साल हैं करीब करीब, लेकिन उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही आम चुनाव का, यानी दिल्ली की जो कुर्सी है उसका रास्ता तलाशने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और यही वजह है, आपने महसूस किया होगा कि केंद्र सरकार ने भी अपने सारे मंत्रियों से और सारे सांसदों से, बीजेपी ने ये कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में वो सघन दौरे करें और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं अभी तक की, उनके बारे में जनता को सीधे सीधे जानकारी दें। उनको बताएं कि वो जो विपक्षी एकता का जो गुब्बारा है उसके प्रभाव में ना आए। और देखिए, हमने देखा भी कि मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरह संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और उस समय एक आध पार्टी को छोड़ दें उत्तर प्रदेश के सिलसिले में, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को अलग थलग रखने का प्रयास किया गया, लेकिन बाकी 14-15 पार्टियों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए पूरी तरह से एक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये लेकिन उस गुब्बारे को मैं आखिरी बात कर लूं, लेकिन वो जो विपक्षी एकता का गुब्बारा है, मुझे लगता है कि राज्य विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से फूला हुआ नजर नहीं आएगा। उसमें राज्यवार छेद होंगे और ये तय लगता है। अच्छा प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम समीकरणों का जिक्र करते हैं वो तो ठीक है, अब फॉर्मूले तय होंगे और फॉर्मूले बनते बिगड़ते भी हैं, हर चुनाव दर चुनाव वो बदलता है। लेकिन अगर हम विपक्ष की भूमिका का जिक्र करें, जैसा कि रवि पराशर जी भी कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी एकता जो इस समय केंद्र में नजर आ रही है उसके उलट राज्यों में तस्वीर बदल जाती है। अब ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने की चुनौती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी पार्टी को हराने की चुनौती भी इन सभी पार्टियों के ऊपर है। क्या अभी जो समीकरण बन रहे हैं, अभी जो सम्मेलन चल रहे हैं, वो पर्याप्त होंगे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए? प्रेम कुमार जी। देखिए सांची जी, सेंटर की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में बड़ा फर्क जी, और चूंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए, तो ये कोई वर्ग, कोई तबका ऐसा नहीं है जिसका कि वोट बीजेपी को नहीं मिला। और उत्तर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां एसपी और बीएसपी मिलकर के चुनाव लड़े थे, इसके बावजूद बीजेपी को अपेक्षित सफलताएं मिली। तो मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम ये सोचें कि विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ने वाला है, तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा है, ना तो ये रणनीति कहती है। क्योंकि जब जिसके पास 50% से ज्यादा बहुमत है, तो उसके खिलाफ जब एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तब है कि उनका वोट ज्यादा कटता है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बाइपोलर इलेक्शन हुआ, जरूर बीजेपी हारी, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अगर 17 लोकसभा सीटें मिली थी, तो कम से कम 17 को 6 से गुणा करें तो 102 सीट के लगभग भी उसको विधानसभा में नहीं मिली। तो इसकी वजह ये थी कि बाइपोलर इलेक्शन में वहां बीजेपी को नुकसान हुआ। मैं यहाँ चूंकि उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए अगर बीजेपी के खिलाफ मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होते हैं तो वो बीजेपी के वोट घटेंगे और सीटों का परिणाम तो निर्भर करेगा कि आने वाले समय में कौन पार्टी कितनी मजबूती के साथ लड़ती है और समीकरण क्या बनते हैं, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन बाइपोलर इलेक्शन बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी उत्तर प्रदेश में, मल्टीपोलर इलेक्शन जब होंगे तो ये बीजेपी को नुकसान करेगी, ये प्रमुख बात है। अब चुनाव को लेकर रणनीति की बात करें तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव बात यह हो सकती है कि चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी घोषणाएं हैं, रोड मैप है, सपना है जो वो दिखा सकती है। लेकिन विपक्ष के पास में किसी भी विपक्ष के पास में किसी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो अपने आप में एक फैक्टर पॉजिटिव हो जाती है। अब उस फैक्टर को कौन कितना भुना पाता है, ये विपक्ष की अपनी क्षमता और ताकत, कैंपेन और पब्लिक से उनके इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा। पर फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है वो सबको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही सीधा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस और बीएसपी जो है तीसरे चौथे नंबर के लिए
आपस में भले संघर्ष करें, लेकिन ये मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में दो आमने सामने की बड़ी पार्टियां प्रमुख हैं, और जो नारे हैं, जो स्लोगन्स जो गढ़े जा रहे हैं, उसके मुताबिक भी जैसे अखिलेश यादव ने भी एक नया नारा दिया है, या नरेंद्र मोदी जी ने भी एक दिन पहले लाल किले से भी जो नया नारा दिया, पूरे देश के स्तर पर दिया, लेकिन उसका उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके दिया गया नारा है। तो जी। नारों के हिसाब से भी पोलराइजेशन की कोशिश होगी, अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश होगी, चल रही। जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक का ये समय जो है अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने और उससे जोड़ने का ये समय है, गठबंधन का समय है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, राजभर जी के नेतृत्व में ही कुछ पार्टियां हैं, तो खुद राजभर जी को ही अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी ने भी कोशिश की है, समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की है, ओवैसी के साथ भी वो जुड़े और फिर अलग होने के किस्से भी सामने हैं। तो ये सारी चीजें अभी चलेंगी जब तक कि चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इस पर ज़रूर जिक्र होना चाहिए। रवि जी, इसी को आगे बढ़ाऊंगी। जब हम चुनावों का अभी जिक्र कर रहे हैं, जो अभी समीकरण बन रहे हैं, जो अब मौजूदा हालात हैं पार्टियों के, उसमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा नज़र आ रहा है। यानी कुल मिलाकर इस बार जो कांटे की टक्कर रहेगी वो बीजेपी और सपा के बीच में रहेगी। वो मौजूदा स्थिति परिस्थितियों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल कांग्रेस को लेकर के उठता है। प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में आना, उनके ऊपर चुनाव का प्रभार आना, और फिर उसके बाद इतने बड़े स्तर पर कैंपेनिंग करना, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, विभिन्न मुद्दों को उठाया। प्रियंका गांधी की मेहनत क्या फेल हो जाएगी अगर हम कांग्रेस के लिहाज से अगर इन चुनावों को देखते हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? तीन बातें इस सिलसिले में अगर की जाएं जी, तो शायद हम कोई परिदृश्य उभारने में कामयाब हो रहे हैं। एक चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, जैसा कि अभी साथी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार का फायदा उसको यूपी की जो सत्तारूढ़ सरकार है उसको मिल सकता है। लेकिन एक जो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, अभी कुछ दिन पहले उसमें थोड़ा सा एक गतिरोध, थोड़ी सी अड़चन आती दिख रही थी, लेकिन आज की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके पास मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत एक मजबूत चेहरा योगी आदित्यनाथ के रूप में है जी। उधर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उसके पास भी एक चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव के रूप में बहुत स्पष्ट चेहरा उनके पास भी है। इधर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, अगर बीएसपी की बात करें, तो मायावती के रूप में भी एक चेहरा उधर भी बिल्कुल साफ साफ सामने है। और हम ये जानते हैं सरकारें बहुत सारी पार्टियों की रही, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर अगर बात करें तो मायावती का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर। लेकिन कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के बारे में अगर यही तथ्य तलाशने का प्रयास करें तो कोई चेहरा कांग्रेस के पास इतने स्पष्ट तीन चेहरों के बरक्स कोई चेहरा नहीं है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की आपने बात की, तो वो उनका जो ऑरा अगर कुछ काम करता भी है तो वो पूर्वांचल में ही काम करेगा। और ये पहली बार ऐसा है कि प्रियंका गांधी अपने जो परिवार की सीटें हैं उनसे बाहर निकल के, जब प्रियंका आई थी, जब उनको पूरा पिक्चर में देखा जा रहा था, तो तब खूब शोर मचा था कि ये तो तैयारी 2022 की है। प्रियंका गांधी भले ही अभी आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड तैयार कर रही हैं वो 2022 के लिए। अगर अब हम विश्लेषण करते हैं इन कुछ सालों का, तो क्या वो सफल रहा या भी कांग्रेस को और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम अपनी परफॉर्मेंस मजबूत करने के लिहाज से? देखिए, एक लाइन में अगर मैं बात कहूं तो कांग्रेस को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी दिल्ली से लगा हुआ प्रदेश है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चूंकि पॉलिटिकली सजग लोग हैं उन पर बिल्कुल पड़ता है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के नाम पर पार्टियों को एकाधिक बार
एक कमरे में इकट्ठा कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़ा कर लिया है। लेकिन उन्होंने जो फिर बाद में जो कुछ भी बयान दिए हैं या जो गतिविधियां की हैं, दिल्ली में अगर हम रेप के मामले में कहें, जो 9 साल की बच्ची से रेप हुआ, आप ये देखिए कि आप पूरे मॉनसून सेशन को संसद के आपने गतिरोध करके पेगासस जासूसी के नाम पर चलने नहीं दिया। देश को यह संदेश दिया कि यह निजता का मामला सबसे बड़ा मामला है। और आप जब 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है कथित तौर पर, और इसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार गुपचुप करने का प्रयास होता है, जब वो मामला गरमाता है, चूंकि दिल्ली का मामला है, तो वो अतिरेक में आकर के ये सावधानी नहीं बरतते और उस लड़की के माता पिता का चेहरे के साथ एक ट्वीट कर देते हैं। तो आप अपने निजता को लेकर के क्या ये संदेश जाता है समाज में कि आपको अपनी निजता बहुत प्यारी है, और एक रेप पीड़ित बच्ची, चलिए वो तो एक राहुल गांधी की छवि है, लेकिन उसके अपोजिट प्रियंका गांधी की छवि को कैसे देखते हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से? मैं बता रहा हूं, वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो कांग्रेस के अंदर की जो गतिविधियां हैं, जाहिर है कि वो उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं, क्योंकि जनाधार अब कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खिसका हुआ है, हाशिए पर है। ऐसे में केंद्र में जो भी प्रयास होते हैं, उनका कोई बहुत प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आता। जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि वो पूर्वांचल के इलाकों तक ही सीमित होकर रह जाएंगी, वहीं तक महदूद होकर रह जाएंगी, क्योंकि पार्टी के पास, जैसा मैंने बात शुरू की थी, कोई चेहरा उनके सामने रखने के लिए नहीं है। उनके सामने अगर गांधी परिवार का ही कोई चेहरा है, तो ये एक्सेप्टेबल ऐसे सूरत में वोटर को नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुत मजबूत चेहरा है, समाजवादी पार्टी के पास अपना मजबूत चेहरा है, बहुजन समाज पार्टी के पास अपना मजबूत चेहरा है। और देखिए, एक बात और मैं जोड़ दूं आपकी इस बात में, जो हमारे भाई ने कहा कि मुख्य मुकाबला ऐसा लगता है आज की परिस्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये समझने की है हमको कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर, उनकी एंट्री जो हो रही है जी, इसी पे मैं जा रही थी आगे। प्रेम कुमार जी, इसी पे मैं आपसे सवाल लूंगी। जब हम सपा का जिक्र करते हैं तो मुस्लिम और यादव वोट बैंक वो अपना संभाल कर रखते हैं कि ये कहीं गया नहीं है, लेकिन अब चुनौती असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी भाजपा हटाओ यात्रा निकाल रही है, सम्मेलन हो रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के वोट बैंक में सेध मानने की तैयारी हो रही है असदुद्दीन ओवैसी के लिहाज से, या फिर अगर राजभर उनके साथ नहीं जाते हैं तो फिर वो भी मुसीबत थोड़ी सी बन सकते हैं अन्य वोट बैंक के लिए भी। तो ये सारी अगर हम चीज़ों का जिक्र करते हैं, छोटी पार्टियों का या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का ही जिक्र करते हैं, तो एक मुसीबत बन सकते हैं सपा के लिए, उनके वोट कट सकते हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए सांची जी, खुद ओम प्रकाश राजभर जी ने ओवैसी से किनारा कर लिया जी, और इसकी वजह मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक रायशुमारी की थी, उसमें प्रबुद्ध पत्रकार भी थे और तमाम लोग जो कि ओपिनियन लीडर कहे जा सकते हैं, जिनकी बातों का प्रभाव होता है, ये जो राजनीतिक समझ रखते हैं। तो उनसे रायशुमारी में राजभर जी को जो मैसेज मिला वो ये कि ओवैसी जी के साथ चलेंगे आप, तो खुद आपका जनाधार भी आपके साथ नहीं रहेगा, आप ओवैसी जी को लेके घूमते रहेंगे, आपकी जाति के लोग भी आपको वोट नहीं करेंगे जी। जब ये मैसेज उनको मिला तो उन्होंने ओवैसी जी से दूरी बना ली। एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, उनको इतना बड़ा मुस्लिम चेहरा या मुस्लिम वोटों का मजबूत पकड़ रखने वाला के तौर पर कौन बताता। ये उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की कोई बिसात नहीं है, लेकिन उनको बंगाल में भी वैसे ही पेश किया गया था और उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही पेश किया जाता। ये वो लोग करते हैं जिनको ये डर होता है कि कहीं मुस्लिम वोट्स यूनाइट होके कहीं सपा या बसपा या किसी एक जगह वोट न दे दें, तो इसके लिए मुस्लिम, लेकिन बिहार भी एक उदाहरण है प्रेम जी, बिहार भी एक उदाहरण है। बिहार के उदाहरण का एक विश्लेषण अलग है जी। एक तो ये है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के उन जिलों में बहुत लंबे समय से सक्रियता रही थी, और दूसरा ये है कि केवल असदुद्दीन ओवैसी की वजह से तेजस्वी सत्ता में आए, ये भी सोच एक तरफा है, क्योंकि
आरजेडी ने अपना पिछला परफॉर्मेंस भी नहीं बरकरार रखा, ना तो कांग्रेस ने अपना पिछला परफॉर्मेंस बरकरार रखा, तब किस मुंह से बोलते हैं कि ओवैसी की वजह से सत्ता में नहीं आए। चलिए ये रवि भी जी एक उन्हीं फाइनल लोगों का कमेंट इस पर दे प्रोपेगेंडा दीजिए। होता है जी कि ओवैसी को महत्व देकर के अगर पेश किया जाएगा तो मुस्लिम वोट्स को जी बांटने में सहूलियत होगी। ठीक तो है ये प्रेम जी, प्रोपेगेंडा भी उन्हीं लोगों का है ठीक है जिनको ओवैसी के नाम पर बांटने से फायदा हो। जी। समय की कमी हो रही है रवि जी, फाइनल देखिए कमेंट दे ना, मैं दीजिए। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखता जी हूँ। देखिए, जी। बिहार का जहां तक सवाल है, तो बिहार में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीते थे। और ये मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का एक मुस्लिम पॉलिटिक्स में उभार देखने को मिला था, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जी अब जो मुस्लिम वोटर है देश में कहीं भी है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें डिसाइडिंग फैक्टर रहती हैं मुस्लिम वोटों की वजह से, लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम वोटरों के सामने जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो बीएसपी, एसपी, लेकिन अब मुस्लिम वोटर भी ये समझने लगा है कि उसका वोट इंटैक्ट पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अगर सबसे बड़ी इंटैक्ट बात नहीं ये पड़ है कि रहा अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जाति फैक्टर जितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उतना ही मुस्लिम वोट बैंक भी इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पराशर जी, समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि जब सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर अभियान को छेड़े हुए हैं, यात्रा निकाल रही हैं, तो इनका कितना फायदा इन पॉलिटिकल पार्टियों को होगा। लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट है कि ये सब अब फ्रंट में आ चुकी हैं, और फ्रंट में आने के साथ ही तैयारी 2022 के चुनावों को लेकर के कर चुकी हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर आगे नजर आती है तो सपा भी बहुत आगे ही नजर आ रही है, क्योंकि अब जो यात्रा निकाली गई है वो बीजेपी विरोधी है, यानी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब ये यात्रा निकाली जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये बताएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव क्षेत्रों में जाकर काम नहीं किया है, और अब इसकी जरूरत कांग्रेस को इसलिए भी महसूस हुई कि चुनाव नजदीक हैं। खैर, विश्लेषण का विषय इन सभी की यात्रा और सम्मेलन बन चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या कुछ इन पार्टियों की तरफ से देखने को मिलेगा और क्या कुछ रुख ये अपनाएंगे। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।